हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे थे राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवताओं में हमने देख लिया था रामदेव जी और गोगा जी। तो पहले हम 5 पीढ़ पढ़ रहे हैं, पाबू हड़बू मांगलिया, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा 500 पीर पदार्जो गोगा जी जेहा। तो हमने इनमें से 2 देख लिए, रामदेव जी और गोगा जी। तो अब हम अगला तीसरा देखते हैं, पाबू जी। पाबू जी, पाबू जी को हमें पता है ऊँटों के देवता भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं पाबू जी का जन्म के बारे में। सर्वप्रथम पाबू जी का जन्म, तो पाबू जी का जन्म होता है, इनका जीवन काल वैसे देखें तो 1239 से 1276 तक, यानी 1239 में इनका जन्म होता है। चैत्र अमावस्या को इनका जन्म पाबू जी का 1239 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को होता है। पाबू जी का जन्म 1239 में चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलोदी में। पाबू जी का जन्म 1239 में चैत्र अमावस्या को कोलूमंड फलोदी में होता है। कोलूमंड पहले जोधपुर में आता था। जोधपुर के अब 3 नए जिले टूटकर 3 नए जिले, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर और फलोदी बने। तो ये जो कोलूमंड है अब फलोदी में आने लग गया है। ये अपने 1239 में पाबू जी का जन्म होता है, चैत्र अमावस्या को होता है। लेकिन कक्षा 10th की जो राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति की जो किताब दी हुई है, उसके अनुसार इनके उसमें लिखा हुआ है कि पाबू जी का जन्म मुहूर्त नैणसी एवं मोड़जी आसिया के अनुसार पाबू जी का जन्म होता है बाड़मेर से 8 कोस दूर खारी खावड़ नामक गांव है, उसके पास में जूना नामक ग्राम है। तो इनका जन्म वहाँ एक अप्सरा के गर्भ से होता है। तो कक्षा 10th की पुस्तक है, ये भी हमें जरूरी है क्योंकि जो ऑथेंटिक होता है, क्योंकि हम कभी भी कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें ऑथेंटिक हमें उसका आंसर चाहिए। तो कक्षा 10th की राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति, राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक, तो ये राजस्थान की कक्षा 10th की राजस्थान एवं इतिहास की जो राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति जो पुस्तक है के अनुसार, उसमें पेज नंबर 30 पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि मुहूर्त नैणसी एवं मोड़जी आसिया के अनुसार पाबू जी का जन्म बाड़मेर से 8 कोस आगे, बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खावड़ स्थान के पास जूना नामक ग्राम में एक अप्सरा के परिवार गर्भ से हुआ था, एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। तो कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसके अनुसार दिया हुआ है कि मुहूर्त नैणसी और मोड़जी आसिया जी कहते हैं कि इनका जो जन्म होता है वो बाड़मेर से 8 कोस आगे, 8 कोस का मतलब होता है 8 × 23, ठीक, 8 × 3, क्योंकि एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो 8 × 3 खारी खावड़ नामक स्थान है, उसके पास में एक छोटा सा ग्राम है जूनन। तो जूना में एक अप्सरा के गर्भ से इनका जन्म बताया जाता है। इनके पिता का नाम, तो पाबू जी के पिता का नाम दांदल जी राठौड़।
ये जो दांदल जी राठौड़ है, ये मारवाड़ के जो मूल पुरुष, आदि पुरुष जिनको कहते हैं राव सिंह, उनके वंशज में एक शासक होता है राव दुहड़, जो चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आता है अपने बेंगलोर से और यहाँ लाकर उसकी स्थापना करवाता है। जो अपने मारवाड़ के जो शासक है, राठौड़ वंश है मारवाड़ का, उसकी आराध्य देवी थी। उसके भाई थे राव दुहड़ के भाई थे राव आस्थान, उनके पुत्र हैं ये राव दांदल जी राठौड़। इसका मतलब है जो पाबूजी है वो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश की, जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है उससे संबंधित है। जो पाबूजी है वो मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है। तो दांदल जी राठौड़ मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के मूल पुरुष राव सिंह। दांदल जी मारवाड़ के मूल पुरुष जो दांदल जी राठौड़ है वो मारवाड़ के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज, राव सिंह के वंशज थे राव दुहड़। राव दुहड़ के भाई राव आस्थान, मारवाड़ के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज राव दुहड़ के भाई राव आस्थान के पुत्र थे। तो मारवाड़ के मूल पुरुष राव सिंह के वंशज राव दुहड़ के भाई राव आस्थान के पुत्र कौन थे? दांदल जी राठौड़। दांदल जी राठौड़ का पुत्र कौन है? राव ये पाबूजी राठौड़। तो इस प्रकार पाबूजी राठौड़ है वो मारवाड़ के राठौड़ वंश के वंशज है। ठीक है, तो ये हो गए इनके पिता का नाम, माता का नाम। तो इनकी माता का नाम कमला दे, इनकी माता का नाम तो कमला दे। इनकी पत्नी का नाम है, जो पाबूजी है, पाबूजी की पत्नी का नाम है सुप्यारदे या फुलंदे, सुप्यारदे या फुलंदे। इसको जो सुप्यारदे या फुलंदे है ये सूरजमल सोडा की पुत्री, अमरकोट पाकिस्तान से है। और इसको सुप्यारदे या फुलंदो, जो सुप्यारदे या फुलंदे है, इसको जो रावण की बहन है शूर्पणखा की अवतार मानी जाती है। शूर्पणखा की अवतार। सुप्यारदे या फुलंदे इनकी पत्नी है पाबूजी राठौड़ की, जो सूरजमल सोडा की पुत्री, अमरकोट पाकिस्तान से है। इनको शूर्पणखा की अवतार मानी जाती है। तो जन्म इनका 1239 में होता है, चैत्र अमावस्या को होता है और कहाँ होता है? कोलवंड फलोदी में होता है। लेकिन कक्षा 10th की जो पुस्तक है उसमें पेज नंबर 30 पर राजस्थान की इतिहास एवं संस्कृति जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ है कि मूड नैन्सी एवं मोरजी आसिया के अनुसार, मोरजी आसिया ने एक पुस्तक लिखी थी पाबू प्रकाश, जिसमें पाबूजी का नाम पाल पोरस्तान भी दिया हुआ है। पाल पोरस्तान इनका नाम दिया हुआ है। तो मोरजी आसिया के अनुसार पाबूजी का जो जन्म होता है वो 1239 ईस्वी में बाड़मेर से 8 कोस आगे, तो बाड़मेर से 8 कोस आगे खारीखावड़ नामक स्थान पर, खारीखावड़ नामक स्थान के कोई पास में एक छोटा सा गांव है जुन्नग नामक गांव, वहाँ कोई अब एक अप्सरा थी, उसके गर्भ से इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम तो दांदल जी राठौड़, जो मारवाड़ के मूल पुरुष या आदि पुरुष जो राव सिंह हैं उनके वंशज है राव दुहड़। तो राव दुहड़ के भाई थे राव आस्थान, उनका पुत्र दांदल जी राठौड़, दांदल जी राठौड़ का पुत्र था पाबूजी राठौड़। इनकी माता का नाम कमलादे था, इनकी पत्नी का नाम सुप्यारदे या फुलंदे, जो सूरजमल सोडा की पुत्री, अमरकोट पाकिस्तान से, जो शूर्पणखा की
अवतार मानी जाती है। शूर्पणखा रावण की बहन थी, ठीक है। अब पाबू जी को जो है लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी की घोड़ी का नाम, तो पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था, जो इनको देवल भाई चारनी ने दी थी। देवल भाई चारनी बिगनियाई गांव बीकानेर की थी। और इनके गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम समर्थ भारती था। इनके जो सहयोगी थे, तो इनके सहयोगी है हरमल, चांदा, डेमा, सलजी और सावंत जी, जो इनके सहयोगी थे। अब उसके बाद में क्या होता है, इन्होंने 7 थोरी भाइयों की, एक गुजरात का कोई शासक था, मन्ना बघेला नामक कोई शासक था गुजरात का, उनसे 7 थोरी भाई थे, उनकी इसने रक्षा की। तो पाबू जी को थोरी जाति है वो अपना आराध्य देव मानती है। पाबू जी को राजस्थान में सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने अपनी एक भतीजी थी केलमदे, उसको विवाह में देने के लिए एक ऊंट लेकर आए थे, उसको दहेज में देने के लिए। जो इनकी भतीजी थी केसर कालमी, केलमदे इनकी भतीजी थी, उसको ऊंट दहेज में देने के लिए ये लेकर आए थे। इसीलिए इनको मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। इनके उपनाम है ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक देवता। और पाबू जी, इनके हुआ क्या था, पाबू जी का विवाह हो रहा था, तो यहाँ तक देख लिया। अब आगे पहले इनको देख लेते हैं, इनके गुरु, इनके सहयोगी, ठीक है। तो अब आगे की ओर देखते हैं। इनकी एक बहन थी, बहन का विवाह हुआ था अपने जाहिल नागौर के शासक थे जिंदराव खींची, उनसे उनकी बहन का विवाह हुआ था। तो विवाह और हुआ क्या था, जो केसर काल में घोड़ी है वो देवल भाई चारनी की थी। तो देवल भाई चारनी ने पहले घोड़ी जिंदराव खींची ने देवल भाई चारनी से मांगी, लेकिन जिंदराव खींची को देवल भाई चारनी ने मना कर दिया। मना करने के तत्पश्चात क्या होता है कि थोड़े दिन बाद में पाबू जी का विवाह तय हो गया। अब पाबू जी को घोड़ी चाहिए थी, तो इन्होंने केसर कालमी से इन्होंने भी घोड़ी मांगी कि आपकी घोड़ी मुझे दीजिए। तो इन्होंने क्या, जब घोड़ी मांगी तो देवल भाई चारनी से इन्होंने देवल भाई चारनी ने उसकी जो गायें थी वो गायों को शामिल रहा करती थी। जो केसर कालमी घोड़ी है वो देवल भाई चारनी की गायों के शामिल रहा करती थी। तो देवल भाई चारनी ने कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई भी परिस्थिति अगर गलत आती है तो ये घोड़ी ही निनाने लग जाती है, तो आप समझ जाना कि मेरे ऊपर कोई समस्या गुजर रही है, तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। तो ऐसा प्रस्ताव रखती है जो देवल भाई चारनी है पाबू जी के सामने। तो पाबू जी क्या करते हैं, पाबू जी उसको मान लेते हैं और विवाह के लिए चले जाते हैं। विवाह के लिए जाते हैं, ये 3.5 फेरे लेते हैं सुप्यारदे या फुलंदे के साथ। 3.5 फेरों के बाद तत्पश्चात घोड़ी हिननाने लग जाती है। तो घोड़ी हिननाती है तो गोगा जी, ये पाबू जी को पता चल गया कि भाई अब कुछ गलत हो रहा है। तो जब गोगा जी जाते हैं तो उधर पहले ये पाबू जी जाते हैं, तो केसर कालमी घोड़ी देवल भाई चारनी की जो गाय थी वो जिंदराव खींची ले गया था, क्योंकि जिंदराव खींची है, जिंदराव खींची को पहले देवल भाई चारनी ने घोड़ी देने से मना कर दिया। अब उसके साले को घोड़ी दे दी तो ये तो गलत हो गया, उसका अपमान हुआ। तो उसने उसकी गायें चुरा ली। और पहले भी हम पढ़ रहे थे कि लोक देवताओं में गायों के लिए ही सब कुछ था, क्योंकि गाय ही सबसे बड़ा धन मानी जाती थी। तो गायों हुआ क्या था, वो गायें लेकर चला गया जिंदराव खींची, और देचू फलोदी नामक स्थान पर इनके भयंकर युद्ध होता है 1276 में। और अपने जो पाबू जी है वो इनका जो स्वर्गवास हो जाता है, ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे 1239 में देचू नामक स्थान पर। तो अब आगे देखते हैं। अब हमने देख लिया था कि इनकी पत्नी का नाम है जो फुलंदे या सुप्यारदे था। इनकी घोड़ी का नाम, तो जो पाबू जी है पहले इनका अवतार, तो इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। जनमानस में लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार जनमानस के द्वारा, जनमानस के द्वारा इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनकी पत्नी केलमदे जो सुप्यारदे या फुलंदे, उसको शूर्पणखा का अवतार माना जाता है। तो ये लक्ष्मण के अवतार हो गए। इनके गुरु का नाम, गुरु इनके समरथ भारती थे, समरथ भारती। इनकी घोड़ी का नाम
घोड़ी केसर कालमी, घोड़ी केसर कालमी, इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी, जो बिकनियाई गांव ये बीकानेर में पड़ता है। वर्तमान में ये बीकानेर में पड़ता है। बिकनियाई गांव की देवलबाई चारणी, बिकनियाई गांव की देवलबाई चारणी के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो ये घोड़ी हो गई, केसर कालमी घोड़ी हो गई इनकी, जो बिकनियाई गांव बीकानेर की केसर कालमी के देवलबाई चारणी के द्वारा दी गई थी। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, देवलबाई चारणी की थी जो इनको भेंट की थी। इनके पाबूजी के सहयोगी, पाबूजी के सहयोगी, तो पाबूजी के सहयोगी हरमल, चांदा, डेमा, सलजी और सावंत जी, सलजी और सावंत जी, ये इनके सहयोगी थे। पाबूजी के सहयोगी थे हरमल, चांदा, डेमा, सलजी और सावंत जी। तो इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। गुरु इनके समर्थ भारती थे, घोड़ी इनकी केसर कालमी थी। इनके पाबूजी के सहयोगी हरमल, चांदा, डेमा, सलजी और सावंत जी। इनके उपनाम, तो पाबूजी के उपनाम तो ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, हाड़ फाड़ के देवता, प्लेग रक्षक देवता, गोरक्षक देवता, ऊंटों के देवता और हाड़ फाड़ के देवता। इनके उपनाम है। पाबूजी के उपनाम तो ऊंटों के देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ के देवता। इनके जो पाबूजी है इनके उपनाम है, क्योंकि इन्होंने इनको मारवाड़ में सर्वप्रथम, पाबूजी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, इसीलिए इनको ऊंट के देवता कहा जाता है। इन्होंने ये ऊंट क्यों लेके आए थे? क्योंकि इनकी भतीजी थी केलमदे, जिसका विवाह हुआ था, उसको देश में देने के लिए सर्वप्रथम ऊंट मारवाड़ में लेकर आए थे। तो पाबूजी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। ये ऊंट क्यों लेकर आए थे? तो ऊंट इसलिए लेकर आए थे, अपनी भतीजी थी केलमदे, उसको दहेज में देने के लिए। यह ऊंट अपनी भतीजी केलमदे को दहेज में देने के लिए लाए। तो पाबूजी के पिता का नाम दांदल जी राठौड़ हो गया, माता का नाम कमला दे हो गया, पत्नी का नाम फूलंदे या सुप्यारदे जो शूरपणखा की अवतार मानी जाती है, रजमल सोडा की पुत्री थी, अमरकोट पाकिस्तान की। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, गुरु इनके समर्थ भारती हो गए। घोड़ी की इनकी केसर कालमी जो देवलबाई चारणी बिगनिया गांव बीकानेर की थी। इनको पाबूजी के सहयोगी हरमल, चांदा, डेमा, सलजी, सावंत जी थे। उपनाम तो ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, हाड़फाड़ के देवता और गोरक्षक देवता। पाबूजी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो ऊंट है अपनी भतीजी को दहेज में देने के लिए, जो केलमदे इनकी भतीजी का नाम है, उनको दहेज में देने के लिए ये लेकर आए थे। तो ये हो गया यहाँ तक। अब आगे की ओर देखते हैं। इनका जो इनकी बहन थी उसका विवाह होता है जायल शासक जिंदराव खींची। जायल जो अपने नागौर में पड़ता है, वहाँ के शासक थे जिंदराव खींची, उनसे इनकी बहन का विवाह होता है। जो घोड़ी केसर कालमी घोड़ी है वो देवलबाई चारणी से ये मांगते हैं। अब
देवल भाई चारनी इनको घोड़ी ने देकर पाबूजी को दे देती है, जिंदराव खींची को ने देकर पाबूजी को दे देती है। तो अब जिंदराव खींची जो गुस्सा हो गया, वो जिंदराव खींची जायल के शासक थे, वो गुस्सा हो जाते हैं कि भाई मेरी ये अपमान हुआ है, अपमान सहन नहीं कर सकते एक राजा होकर। तो उन्होंने सीधी गायें चुरा ली। जब गायों चुराता है तो गायें चुराने के पश्चात पाबूजी को ये पता चलता है घोड़ी के माध्यम से। तो जब ये पाबूजी जाते हैं तो इनके मध्य युद्ध होता है। तो पाबूजी का विवाह, पाबूजी की बहन का विवाह, पाबूजी की बहन का विवाह जायल शासक जिंदराव खींची से हुआ। पाबूजी का विवाह जायल शासक, पाबूजी की बहन का विवाह पाबूजी की बहन का विवाह जायल शासक जिंदराव खींची से हुआ। जिंदराव खींची इन्होंने पहले केसर काल में, जो केसर काल में घोड़ी है, केसर काल में घोड़ी है किसकी है? देवल भाई चारनी की। तो इन्होंने पहले केसर काल में घोड़ी देवल भाई चारनी से मांगी, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। अब क्या होता, मना कर दिया तो वो भाई साहब का ससुराल था, तो भाई साहब गुस्सा हो गए कि अपने ससुराल में अपनी बेइज्जती। तो ये क्या करते हैं, जब इनको पता चलता है कि वही घोड़ी पाबूजी को दे दी, तो उस समय क्या हुआ था कि पाबूजी विवाह के लिए चले गए थे अपने अमरकोट पाकिस्तान। फुलंदे सुप्यार देने को एक ही नाम है, फुलंदे या सुप्यार दे, तो उनको लेने चले गए। तो पाबूजी का विवाह हो रहा था सन 1276 ईस्वी में। पाबूजी का विवाह हो रहा था, तब 3.5 फेरे हुए ही थे। कि जो केसर काल में घोड़ी है, केसर काल में घोड़ी (1276 में पाबूजी का विवाह हो रहा था, तब 3.5 फेरे हुए थे कि केसर काल में घोड़ी ही निनाने लगी। तब पाबूजी फेरों में से ही उठकर देवल भाई चारनी के वचनबद्ध, उन्होंने पहले वचन कर रखा था। तो 1276 में इनका विवाह हो रहा था। तो हुआ क्या था, ये विवाह हो रहा था, 3.5 फेरे लिए थे, घोड़ी हिनने लगती है। तो इन्होंने को जब घोड़ी हिनने लगती है तो ये देखते हैं कि घोड़ी हिनना रही है। तो इनको ये पता चल गया कि भाई घोड़ी हिनना रही है, इसका मतलब उनकी गायों पर कुछ ना कुछ आपत्ति आई है। तो जो ये पाबूजी थे ये वचनबद्ध थे कि जब आपकी गायों पर कोई भी आपत्ति आती है तो मैं आपके सहायता करने के लिए जरूर आऊंगा। तो ऐसा वचनबद्ध होने के कारण देवल भाई चारनी के वचनबद्ध होने से पाबूजी देवल भाई चारनी की गायों की रक्षा हेतु
जिंदराव खींची द्वारा लूटी गई गायें, लूटी गई देवलबाई की चारणी की गायें, देवलबाई चारणी की थी, चारणी की गायों के कारण जा भिड़े, यानी युद्ध कर लिया, क्योंकि वो वचनबद्ध थे कि भाई देवलबाई चारणी की जो गायें हैं वो जिंदराव खींची लेकर चला गया, और ये वचनबद्ध है कि कोई भी आपकी जो गायें हैं उन पर कोई भी अगर आपत्ति आती है तो मैं सहर्ष उनको आपकी सहायता करूंगा। तो ये जा भिड़े जिंदराव खींची से, क्योंकि जिंदराव खींची को अपमान सहन नहीं हुआ और जिंदराव खींची ने इनकी गायें लूट ली थी। अब जब इनके मध्य युद्ध होता है तो क्या होता है कि पाबूजी 1276 ईस्वी में देचू फलोदी नामक स्थान पर, देचू है फलोदी में, फलोदी जिले में देचू नामक स्थान पर, पहले ये जोधपुर में आता था देचू, अब नए जिले बन गए 50, तो नए जिलों के अनुसार ये फलोदी में आने लग गया। तो देचू नामक स्थान पर पाबूजी 1276 ईस्वी में देचू नामक स्थान पर जिंदराव खींची से, जायल शासक जो जिंदराव खींची है अपना बहनोई, जो बहनोई था इनका स्थान पर, बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ओके, अब पाबूजी 1276 ईस्वी में पाबूजी 1276 ईस्वी में देचू फलोदी नामक स्थान पर बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध करते हुए वीरगति को क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ तक पाबूजी। अब हम आगे की ओर देखते हैं कि पाबूजी की जो फड़ है, तो पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है किस रावणत्ता वाद्य यंत्र के साथ, लेकिन जो रायका जो ऊंट पालक जाती है रायका, तो वो सारंगी वाद्य यंत्र के साथ इनकी जो फड़ है उसका वाचन किया जाता है। और इनकी जो पाबूजी की जो गाथा है वो रायका जाति द्वारा गाई जाती है। गाथा होती है किसी वीर पुरुष की वीर कथा होती है, तो वीर पुरुष की जो कथाएं होती है उनको गाथाएं बोलते हैं। तो पाबूजी की बहन का विवाह जायल शासक जिंदराव खींची के साथ हुआ। इन्होंने पहले जो जिंदराव खींची है इन्होंने केसर काल में घोड़ी मांगी देवलबाई चारणी से, तो देवलबाई चारणी ने देने से मना कर दिया, देवलबाई चारणी ने देने से मना कर दिया, और इनके ही साले को, जो साला हो गया पाबूजी, तो पाबूजी को इन्होंने घोड़ी दे दी। तो अब गुस्सा हो गए, इनका अपमान हुआ जिंदराव खींची का, तो इन्होंने सहन नहीं किया। तो जिंदराव खींची ने क्या किया, उनकी गायें चुरा ली। उस समय क्या हुआ था, जो पाबूजी का विवाह हो रहा था, 3.5 फेरे लिए ही थे कि घोड़ी हिरने लगी। पाबूजी वापस आते हैं और इनके साथ युद्ध करते हुए वीरगति को ये प्राप्त हो जाते हैं। अब पाबूजी का जो प्रमुख मंदिर है वो फलोदी, ये कोलूमंड जोधपुर में, कोलूमंड फलोदी में, पहले जोधपुर में आता था, अब कोलूमंड फलोदी में आने लग गया। चैत्र अमावस्या को मेला पड़ता है, वहाँ थाली नृत्य किया जाता है। अब हम बाकी का और देखते हैं इसके बारे में। अभी भी वर्तमान में हमारे जो संस्कार है, संस्कारों में हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें यह भी देखने को मिलता है कि हमारे भी 3.5 फेरे ही लिए जाते हैं। अब वो क्या कारण है कि 3.5 फेरे ही लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि हम भी जो पाबूजी थे, पाबूजी के 3.5 फेरे हुए थे, उसके तत्पश्चात ये हमारे प्रचलन में, संस्कृति में आ गया होगा। तो हम बाकी का जो है इसका वो देखते हैं हम अगली कक्षा में। पाबूजी थोड़ा और रह गया है तो हम अगली कक्षा में देखते हैं। ओके, थैंक यू।